वेलकम दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ओएस स्टडी यूट्यूब चैनल में। आज का जो लेक्चर होने वाला है इसमें अपन बात करने वाले कुछ आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन के बारे में, जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन होते हैं। तो उन्हीं क्वेश्चन के बारे में अपन बात करने वाले हैं। ज्योग्राफी से जो भी रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं आपके एग्ज़ाम में, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में आज की क्लास में अपन बात करने वाले हैं। ज्योग्राफी के काफ़ी क्वेश्चन है, तो आज की क्लास में थोड़े से क्वेश्चन देखेंगे। फिर आपका जो कल का क्लास होगा उसमें भी अपन ज्योग्राफी के क्वेश्चन और उसके साथ साथ जो आपके दिवस होते हैं डे से रिलेटेड उन क्वेश्चन के बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए आज की क्लास को अपन स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है इसे देखिए। निम्न में से कौन सी निधि भारतीय राष्ट्रपति के नियंत्रण में होती है? कौन सी निधि होती है जो भारतीय राष्ट्रपति के नियंत्रण में होती है? भारत की संचित निधि, लोक भविष्य निधि, भारत की आकस्मिक विधि या फिर राज्यों की संचित निधि? तो आपके राष्ट्रपति के जो नियंत्रण में होती है वो कौन सी होती है? भारत की आकस्मिक निधि होती है। अब मैं आपको बता देता हूँ, जो भारत की जो आकस्मिक निधि होती है ये आपके आर्टिकल 267 के अंदर आती है। इसे आपको नोट कर लेना है। कौन से आर्टिकल के? आर्टिकल 267 के अंदर आती है। और आपका ये क्या हो जाता है, यहाँ से राइट आंसर तो सी ऑप्शन हो जाएगा। लेकिन जो भारत की जो संचित निधि आती है ये आपके आर्टिकल 266 के अंतर्गत आती है, नोट कर लेना है। और जो भारत की जो संचित निधि होती है यह संसद के अधीन होती है। किसके अधीन होती है? संसद के अधीन होती है। कौन सी? आपकी भारत की संचित निधि। इसे नोट कर लेना है। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इनके बारे में मैंने आपको डिटेल से बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। आपने देखा होगा कि जो रेड डाटा बुक होती है वो किसको दर्शाती है? वो आपके संकटापन्न जो प्रजाति होती है इनके बारे में जानकारी देती है। रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। निजता का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संरक्षित है? तो आपको बताना है कि जो निजता का जो अधिकार है वो भारतीय संविधान के किस आर्टिकल के अंतर्गत संरक्षित है? आर्टिकल 20, आर्टिकल 21, आर्टिकल 24 या फिर आर्टिकल 29? तो इनमें से राइट आंसर क्या होगा? तो ये आर्टिकल 21 के अंतर्गत क्या है? संरक्षित है, नोट कर लेना है। अब मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। आर्टिकल 21 जो होता है राइट टू प्राइवेसी के बारे में आपने सुना होगा क्या? राइट टू प्राइवेसी के बारे में आपने काफ़ी बार सुना होगा। यानी बोला जाऊँ तो यहाँ से प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार किससे संबंधित है? आपके आर्टिकल 21 से संबंधित है। इससे आपको नोट कर लेना है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और एक पुट्टा स्वामी केस से रिलेटेड भी आपका कौन सा आता है? आर्टिकल 21 आता है। इसे भी आपको नोट कर लेना है। वैसे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? आपके पास बी ऑप्शन हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए। आर्टिकल 352 के अंतर्गत आपातकाल की उद्घोषणा के दौरान निम्नलिखित में से किस मूल अधिकार को निलंबित नहीं किया जा सकता है? समता के अधिकार को, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को, दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार को, या फिर आपके अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार को? तो इनमें से किस अधिकार को निलंबित नहीं किया जा सकता है? तो दैहिक जो स्वतंत्रता का अधिकार होता है इसे निलंबित नहीं किया जा सकता है। समता का जो अधिकार होता है ये आपके आर्टिकल 14 में आता है, नोट करना है। धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार होता है ये आपके आर्टिकल 25, और दैहिक जो स्वतंत्रता का होता है ये आपके आर्टिकल किस में आता है? 21 में आता है। और अब बात करते हैं किसके बारे में? अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता का अधिकार होता है ये आपके कौन से आर्टिकल में आता है? आर्टिकल 19 में आता है। इसे आपको नोट कर लेना है। तो सभी के बारे में मैंने आपको डिटेल से बता दिया है। आर्टिकल 14 में कौन सा आता है? समता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का आता है आर्टिकल 25। दैहिक का अधिकार आता है आर्टिकल 21, और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार होता है आर्टिकल 19। तो इन तीनों चीज़ों को नोट करना है। राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि अधिकार को निलंबित किसको नहीं किया जा सकता है? दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार को। अब मैं आपको बता देता हूँ निलंबित कौन कौन से। सबसे पहले आपातकाल से रिलेटेड बात करते हैं। किससे रिलेटेड? आपातकाल से रिलेटेड बात करते हैं। तो आपातकाल में एक तो आपका आता है आर्टिकल 352 आता है, एक आता है आर्टिकल 356 आता है, और एक आपका आता है आर्टिकल 360 आता है। आर्टिकल जो 352 होता है ये राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में बताता है। किसके बारे में? राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में। और आर्टिकल 356 होता है ये राष्ट्रपति शासन के बारे में। आर्टिकल जो 360 होता है ये वित्तीय आपातकाल के बारे में बताता है। लेकिन जो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा वो क्या पूछा जाएगा?
मैंने अभी आपको बताया है आर्टिकल जो 20 होता है वह आर्टिकल जो 21 होता है ये अपवाद होते हैं। क्या होते हैं? अपवाद होते हैं। अपवाद कैसे? ये कभी भी निलंबित नहीं होते हैं। नोट कर लेना, क्या नहीं होते हैं? कभी भी निलंबित नहीं होते हैं। तो इसी के अनुसार मैंने पीछे बताया था दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार राइट आंसर होगा। क्यों? क्योंकि वो आर्टिकल आपके किस में आता है? आर्टिकल 21 में आता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का सबसे दक्षिणतम जो बिंदु इंदिरा पॉइंट है वो किस द्वीप में स्थित है बताना है। तो जो दक्षिणतम जो इंदिरा पॉइंट बिंदु है ये आपके किस द्वीप में स्थित है? सबसे पहले इसका इंदिरा पॉइंट का दूसरा नाम क्या है? तो इसका जो दूसरा नाम है वो क्या है? पिग्मेलियन। क्या है? पिग, यहाँ पे आपका पिग्मेलियन पॉइंट है। क्या है? पिग्मेलियन पॉइंट क्या है? इसका दूसरा नाम है। इसे आपको नोट कर लेना है। और ये आपके ग्रेट निकोबार द्वीप में स्थित है। कौन से द्वीप में? ग्रेट निकोबार द्वीप में स्थित है। राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। थोड़ा सा मैं आपको डिटेल नॉलेज दे देता हूँ इस क्वेश्चन से रिलेटेड। आपने देखा होगा कि आपका इधर तो क्या दे रखा है? आपका यहाँ पे आपका क्या दे रखा है? अंडमान दे रखा है। क्या दे रखा है? अंडमान दे रखा है। और इधर क्या दे रखा है? निकोबार दे रखा है। क्या दे रखा है? निकोबार। ऐसे मान लो इनके बीच में से जो 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश सीमा बनाती है, इनके बीच में जो सीमा बनती है वो कौन सी सीमा बनती है? कौन सी सीमा बनाती है? 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश सीमा बनाती है। कौन सी बनाती है? 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश सीमा बनाती है अंडमान और निकोबार के बीच में। इसे आपको नोट कर लेना है। थोड़ा सा विस्तार के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। विस्तार क्या होता है? यहाँ पे क्या होता है आपका 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश होता है। और यहाँ पे क्या होता है? 8 डिग्री 4 मिनट अक्षांश उत्तरी अक्षांश होता है। यहाँ पे 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर होता है। यहाँ पे 68 डिग्री 7 मिनट क्या होता है? आपका पूर्वी देशांतर होता है। जो इंदिरा पॉइंट होता है, क्या होता है? जो इंदिरा पॉइंट ये क्या होता है? कहाँ पर होता है इंदिरा पॉइंट? 6 डिग्री 45 मिनट यहाँ पर होता है। कहाँ पर होता है? 6 डिग्री 45 मिनट। कहाँ? यहाँ पर अच्छे से लिख देता हूँ। इंदिरा जो पॉइंट होता है वो 6 डिग्री 45 मिनट पर होता है। नोट कर लेना है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा उत्तराखंड राज्य में स्थित नहीं है? माना दर्रा, सिपकिला दर्रा, नीति दर्रा या फिर लिपुलेख दर्रा। माना जो दर्रा है ये आपके उत्तराखंड राज्य में स्थित है। कहाँ पर है? उत्तराखंड में। जो सिपकिला दर्रा है ये आपके हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में। इस दर्रे से कौन सी नदी प्रवेश करती है? इस दर्रे से कौन सी नदी प्रवेश करती है? तो इस दर्रे से सतलुज नदी प्रवेश करती है। कौन सी नदी? सतलुज नदी इस दर्रे से प्रवेश करती है। कौन से दर्रे से? सिपकिला दर्रे से। नीति दर्रा जो है आपके उत्तराखंड राज्य में है और आपके लिपुलेख भी उत्तराखंड राज्य में है। तो यहाँ से उत्तराखंड राज्य में कौन सा नहीं है? सिपकिला दर्रा, क्योंकि ये आपके हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और इस दर्रे से कौन सी नदी आपकी प्रवेश करती है? सतलुज नदी प्रवेश करती है। अब मैं आपसे कुछ और दर्रे से क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। इसका क्या ले लेना है? आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। नाथुला जो दर्रा है ये आपके कौन से राज्य में स्थित है बताना है। नाथुला दर्रा जो है वो आपके कौन से, ये आपका ला दे रखा है, थोड़ा अच्छे से आपको लिख लेना है। नाथुला जो दर्रा है ये आपके कौन से राज्य में स्थित है? और एक आपका बोमडिला जो आपका दर्रा है ये आपके कौन से राज्य में स्थित है? ये भी आपको बताना है। तो ये भी क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नाथुला जो दर्रा है ये आपके सिक्किम राज्य में स्थित है। नोट करना है। और बोमडिला जो है वो आपके अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। इसे भी आपको नोट कर लेना है। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है इसे देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ की फसल नहीं है? गेहूं, चना, चावल या फिर आपका सरसों। तो इनमें से बताना है कि कौन सी आपकी खरीफ की फसल नहीं है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रखा है, इसे देख। तो मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ। एक आपकी क्या होती है? रबी की फसल होती है। किसकी? रबी की फसल। रबी की फसल की जो ट्रिक होती है वो क्या होती है? नाई हुटर बजाते ही जोश में आ गया। नाई हुटर बजाते ही जोश में आलू लाया। क्या लाया? जोश में आलू लाया। ये क्या होती है? इसकी ट्रिक होती है। इसे आपको नोट करना है। ना का मतलब क्या हो जाएगा? चना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चना हो जाएगा। ई का मतलब क्या हो जाएगा? राई हो जाएगा।
टर का मतलब क्या हो जाएगा, हूटर बजाते हुए, ये क्या हो जाएगा, हूटर। टर का मतलब क्या हो जाएगा, मटर हो जाएगा। जो का मतलब क्या हो जाएगा, जोश में जो दे रखा है इसका मतलब जो हो जाएगा। सै जो कहाँ पे आपका दे रखा है, ये आपका सै जो दे रखा है इसका मतलब सरसों हो जाएगा। आलू का मतलब आलू हो जाएगा। तो रबी की फसल कौन सी होती है, चना होता है, राई होता है, जौ होता है, मटर होता है, आलू होता है और आपका सरसों होता है। ये आपके किसकी होती है, रबी की फसल। तो गेहूं रबी की फसल है, चना रबी की फसल है, सरसों रबी की फसल है, लेकिन जो चावल है वो किसकी फसल है, आपकी खरीफ की फसल है। आपकी किसकी फसल है, खरीफ की फसल है, ऐसे क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें ऐसे नहीं बोला गया कि खरीफ की फसल कौन सी नहीं है। खरीफ की फसल कौन सी, आपकी चावल है, राइट आंसर सी ऑप्शन। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है, विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक के द्वारा, विश्व व्यापार संगठन यानी WTO के द्वारा, इसे बोला जाता है WTO, इसे बोला जाता है वर्ल्ड बैंक। WTO का नवीनतम देश कौन सा है बताना है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसे क्या बोला जाता है, आपके UNSSDN के बारे में आपने नाम सुना होगा। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष क्या होता है, UNSSDN होता है। संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा, तो किसके द्वारा जारी किया जाता है, ये आपका क्या होता है, IMP होता है। क्या होता है, IMP होता है। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस जो रिपोर्ट होती है ये आपके अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा जारी की जाती है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। वर्ल्ड हैप्पीनेस जो रिपोर्ट है इसमें भारत की रैंक कौन सी है, 126वीं क्या है, भारत की रैंक है, इसे आपको नोट कर लेना है। वर्ल्ड डेवलपमेंट जो रिपोर्ट होता है ये कौन जारी करता है, तो विश्व बैंक जो होता है वो क्या जारी करता है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जारी करता है। क्या करता है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन जारी करता है, आपके विश्व बैंक जारी करता है, नोट करना है। ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जो होता है वो कौन जारी करता है, आपके संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान करता है। कौन सी, ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक जो रिपोर्ट होता है इसे जारी करता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों से केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण का गठन किया गया, तो आपको बताना है कि केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण का गठन किस अनुच्छेद के प्रावधानों से किया गया। आर्टिकल 323A या फिर आर्टिकल 394, आर्टिकल 324, आर्टिकल 279A। तो इनमें से कौन सा आपका सही आंसर होगा। प्रशासनिक जो अधिकरण होता है, क्या होता है, अधिकरण होता है, ये आपके 42वां संविधान संशोधन यानी 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। तो प्रशासनिक अधिकरण को 42वें संविधान संशोधन जो आपके 1976 में हुआ था, कब हुआ था, 1976 में, इसके द्वारा जोड़ा गया। कौन से भाग में जोड़ा गया, भाग 14A में जोड़ा गया है। कौन से भाग में, भाग 14A में जोड़ा गया है, इसे आपको नोट कर लेना है। कौन से आर्टिकल के दौरान, आर्टिकल 323A के दौरान। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। और डिटेल से मैंने आपको बता दिया है। प्रशासनिक जो अधिकरण है ये 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भाग 14A में जोड़ा गया है। कौन से आर्टिकल के द्वारा, 323A आर्टिकल के द्वारा। वर्तमान में टोटल कितने अनुच्छेद है, 395 अनुच्छेद है। वर्तमान में टोटल कितने भाग है, 22 भाग है। और टोटल अनुसूची कितनी है, 22 अनुसूची है, नोट कर लेना है। और टोटल भाषा कितनी है वर्तमान में, 22 भाषा है। संविधान की बात कर रहा हूँ, संविधान में टोटल अनुच्छेद है 395, संविधान में टोटल भाषा है 22, संविधान में टोटल भाग 22, संविधान में टोटल आपके क्या हो जाएंगे, अनुसूची 22 हो जाएंगे। और संविधान में टोटल अब तक कितने संविधान संशोधन है, आपके 105 संविधान संशोधन है। ये आपका क्या है, वर्तमान का आंकड़ा है, इसे आपको नोट कर लेना है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है, ये आपको बताना है। ये भी क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे पहले मैं पूछ लेता हूँ, आर्टिकल 324 जो होता है वो निर्वाचन आयोग से संबंधित होता है। आर्टिकल 279A जो होता है वो GST काउंसिल से संबंधित होता है। लेकिन क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है, नीति आयोग, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय या फिर नन ऑफ दिस। तो इसकी जो आय की जो गणना होती है वो किसके द्वारा की जाती है। एक तो क्या होता है आपका CSO होता है, एक तो आपका क्या होता है CSO होता है,
एक आपका क्या होता है NSO होता है, क्या होता है NSSO होता है, क्या होता है NSSO होता है। इन दोनों को मिलाकर NSO बनाया गया है, इन दोनों को मिलाकर NSO बनाया गया है। कब बनाया गया है? 2019 में बनाया गया है, इसे आपको नोट करना है। ये आपके राष्ट्रीय आय को मान सकते हो, इसे NSO मान सकते हो, और केंद्रीय को आप मान सकते हो CSO। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी ऑप्शन हो जाएगा। भारतीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा की जाती है, नोट कर लेना है। अगले क्वेश्चन को बताना है कि निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा क्षेत्र अर्थव्यवस्था में तृतीय क्षेत्र से संबंधित है? तो इनमें से कौन सा क्षेत्र है जो आपके अर्थव्यवस्था में तृतीय क्षेत्र से संबंधित है? तो आपकी अर्थव्यवस्था होती है, इसमें एक तो क्या होता है आपका प्राथमिक क्षेत्र होता है। कौन सा होता है? प्राथमिक क्षेत्र होता है। एक आपका क्या होता है? द्वितीय क्षेत्र होता है। और एक आपका क्या होता है? थर्ड होता है तृतीय क्षेत्र होता है। प्राथमिक जो क्षेत्र होता है ये आपके कृषि और मत्स्य पालन से संबंधित होता है। किससे? कृषि व मत्स्य पालन से यहाँ पे आपको लिख लेना है, मत्स्य पालन से संबंधित होता है। और जो आपका द्वितीयक होता है ये आपके विनिर्माण, किससे? विनिर्माण से, उद्योग से। यहाँ पे थोड़ा सा मैं अच्छे से लिख देता हूँ। फर्स्ट का मतलब क्या होता है? प्राथमिक होता है, इतना याद रखना है। तो पहला किससे संबंधित होता है? कृषि व मत्स्य पालन से संबंधित होता है। और दो का मतलब याद रखना है, सेकेंडरी होता है आपके। जो द्वितीयक होता है ये विनिर्माण से, आपके उद्योग से हो जाएगा, और आपके किससे? विद्युत व जल सप्लाई से हो जाएगा। किससे? विद्युत व जल आपूर्ति या फिर सप्लाई से हो जाएगा। और जो थर्ड होता है ये किससे होता है? सेवा से होता है। किससे रिलेटेड होता है? सेवा से रिलेटेड होता है। तो इसे आपको नोट कर लेना है। क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित क्षेत्रों में से तृतीय क्षेत्र किससे संबंधित होता है? तो ये आपके रियल एस्टेट से संबंधित होता है, क्योंकि विनिर्माण जो होता है ये सेकेंडरी में आता है। विद्युत आपूर्ति, जल आपूर्ति ये भी आपके सेकेंडरी में आते हैं, तो सेकेंड में आ जाएगा। तो तृतीय क्षेत्र में क्या आता है? रियल एस्टेट, जिसे बोला जाता है सेवा प्रावधान। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को नियुक्त किया जाता है, किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को? लोकसभा द्वारा, राज्यसभा द्वारा या फिर राष्ट्रपति द्वारा? तो किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा आयुक्त किया जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए, जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है इसे देखिए। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? जारवा जनजाति कहाँ निवास करती है? बताना है कि जो जारवा जनजाति है ये कहाँ पर निवास करती है? कोको आइलैंड में, अंडमान में, मालदीव में या फिर लक्षद्वीप में? आपको मैं बता देता हूँ। अंडमान में आपकी कौन कौन सी जनजाति आती है जो निवास करती है? आपके अंडमान में निवास करती है सेंटली जनजाति। कौन सी? सेंटली जनजाति हो जाएगी। निकोबारी जनजाति हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? निकोबारी जनजाति हो जाएगी। और आपकी जारवा जनजाति हो जाएगी। ये तीनों कहाँ पर आती है? आपके अंडमान में निवास करती है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। जारवा जनजाति कहाँ निवास करती है? अंडमान में निवास करती है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। ट्रांस हिमालय के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी चोटी शामिल नहीं है? आपको बताना है कि ट्रांस हिमालय के अतिरिक्त कौन सी अंतर्गत कौन सी चोटी शामिल नहीं है। तो ट्रांस हिमालय में कौन कौन सी चोटी आती है? इसकी ट्रिक होती है कलेजा। क्या होती है इसकी ट्रिक? क्या होती है? कलेजा ट्रिक होती है। कैसे कौन सी चोटी आ जाती है? कराकोरम। कौन सी आ जाती है? कराकोरम आ जाती है। कौन सी आ जाती है? कराकोरम आ जाती है, नोट कीजिए। ल से कौन सी आ जाती है? लद्दाख आ जाता है, नोट करना है। और जा से कौन सा आ जाता है? जास्कर आ जाता है। कौन सा आ जाता है? जास्कर आ जाता है। तो चोटी कौन सी शामिल नहीं है? माउंट एवरेस्ट शामिल नहीं है, नोट कर लेना है। अब यहाँ पे जो आपका वर्ड दे रखा है कराकोरम, क्या दे रखा है? ये दे रखा है कराकोरम। क्या दे रखा है? कराकोरम। तो कराकोरम यहाँ कौन सी चोटी है? माउंट केटू चोटी है। यहाँ पर कौन सी चोटी है? माउंट केटू चोटी है, कराकोरम में, नोट कर लेना है। और माउंट जो केटी चोटी है इसे गॉडविन ऑस्टिन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे गॉडविन ऑस्टिन भी कहा जाता है, नोट कर लेना है। ये सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई क्या है? 8611 मीटर क्या है इसकी ऊंचाई है। इसे आपको नोट कर लेना है। राइट आंसर सी ऑप्शन दिया हुआ है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लेता हूँ। आपने नाम सुना होगा MOSPI का, इसका फुल फॉर्म क्या होता है बताना है। UPI का फुल फॉर्म क्या होता है बताना है।
पेन का फुल फॉर्म क्या होता है ये भी आपको बताना है। तो जो भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं उनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। यूएसबी का फुल फॉर्म क्या होता है, आपके क्या होता है, जो क्या होता है B2C का फुल फॉर्म क्या होता है, B2B का फुल फॉर्म क्या होता है। ऐसे जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनके बारे में आपको ध्यान से देखना है। ये क्वेश्चन आपके HW के क्वेश्चन है। आज के क्लास को अपन यही पे एंड करते हैं। आज के क्लास में अपन ने काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात की है। एक चतुर्विम जो आपके क्या होती है, चतुर्विम आपके क्या होती है इसके बारे में बाद में। एक ये चतुर्भुज आपका क्या होता है, मार्ग होता है जो किन शहरों को जोड़ता है, 4 शहरों को जोड़ता है, दिल्ली, मुंबई, ऐसे कोलकाता, चेन्नई, ऐसे आपके 4 शहर आते हैं। तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में कल बात करने वाले हैं। तो आज की क्लास को अपन यहीं पे एंड करते हैं। आज की क्लास में अपन ने काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात की है। सभी क्वेश्चन क्या है, PY के क्वेश्चन है। क्वेश्चन को आपको ध्यान से देखना है, ऐसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक भी क्वेश्चन को आपको नहीं छोड़ना है, क्योंकि एक क्वेश्चन से आपके कितने नंबर का लॉस होता है ये आप सभी जानते हो। तो इन सभी क्वेश्चन को देखना है। अभी तक जिन बच्चों ने क्लास को लाइक नहीं किया तो तुरंत क्लास को लाइक कीजिए। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को प्रेस कीजिए। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, इसे भी आपको ज्वाइन करना है। टेलीग्राम चैनल से क्या होता है, काफ़ी एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस मिल जाते हैं जो आपके एग्जाम में काफ़ी बार पूछे जाते हैं। तो अपन आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। कल मिलते हैं ऐसे बेहतरीन सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।